बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, ये एक तिब्बी चैनल है और ये तिब्बी डेलिब्रेशन है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पसंद करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेल में तकरीबन 20% जो है वो पाई जाती है। यानी टोटल मेल पॉपुलेशन में 20% जो मेल्स हैं वो इस बीमारी का शिकार होते हैं। अक्सर नौजवान मेरे क्लिनिक पे आते हैं और ये शिकायत करते हैं कि उन्हें स्क्रोटम यानी जो टेस्टिकल की थैली जो है उसके अंदर उन्हें पेन होती है। कभी कभी इसमें नालियों का गुच्छा नज़र आता है और समटाइम ये एडवांस जब ये मर्ज हो जाता है तो वहाँ पर गांठे भी नज़र आते हैं। इसे एलोपैथी के अंदर वेरिकोसिल कहते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एलोपैथी के अंदर तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही तजवीज़ किया जाता है। हालांकि सर्जरी इसका कोई इलाज नहीं है और कब सर्जरी करवानी चाहिए और कब नहीं करवानी चाहिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इस वेरिकोसिल को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लें कि वेरिकोसिल होती क्या है। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में देखें। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखते हैं कि मेल के अंदर 2 टेस्टिकल्स हैं। इन टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म पैदा होते हैं और हर टेस्टिकल के साथ करके एक थैली होती है जिसके अंदर स्पर्म जाकर वहाँ पर स्टे करते हैं और मेच्योर होते हैं। इस थैली को एपिडेडिमस कहते हैं और ये खजाने मनविया कहते हैं। यहाँ से हर टेस्टिकल से एक नाली निकलती है जिसे आप वास रेफरेंस कहते हैं या इसे कनाते मनविया कहते हैं, सेमिनल डक्ट्स भी कहते हैं। और ये दोनों सेमिनल डक्ट जो हैं जाकर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ओपन होती हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड से एक सिक्रीशन जिसे प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं वो इन स्पर्म के साथ जब मिलता है तो इन स्पर्म और प्रोस्टेट फ्लूइड के जो कम्बिनेशन है इसको हम सीमन कहते हैं और ये यूरेथ्रा के रास्ते से खारिज होता है। मजीद आप देखें कि यहाँ टेस्टिकल के पास करके जो है आप देखें कि एक वेन भी जा रही है जिसे आप टेस्टिकुलर वेन कहते हैं। तो 200 टेस्टिकल्स क्या जिस्म का कोई भी हमारा ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको ब्लड सप्लाई भी करने वाली कुछ नालियां होती हैं और कुछ नालियां ऐसी होती हैं जो यहाँ से जो है वो ब्लड को वापस ब्लड स्ट्रीम में ले भी जाती हैं। तो जिन नालियों के जरिए जो कल्ब से यानी हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स आते हैं टेस्टिकल्स की तरफ उन्हें आप टेस्टिकुलर आर्टरीज कहते हैं। और जब टेस्टिकल्स इन न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ये एक वेन के जरिए जिसे हम टेस्टिकुलर वेन कहते हैं इसके जरिए ये ब्लड स्ट्रीम में वापस चला जाता है। अगर किसी वजह से इन वेन्स के अंदर सोजिश या सोजन पैदा हो जाए तो इसको कहते हैं वेरिकोसिल। अब वेरिकोसिल क्यों होता है? एलोपैथी इसका किसी जो एक रूट काज नहीं बताती, वो ये नहीं बताती कि उसकी कोई ख़ास वजह है। उनके नज़दीक यही होता है कि यंग बॉयज़ जो हैं जब वो क्लब के अंदर बहुत हैवी वेट उठाते हैं तो उसकी वजह से इन वेन्स के अंदर सोजन आ जाती है। या छोटी उम्र के अंदर यानी 15 से 20 साल की उम्र के जो लड़के हैं जब को मजदूरी करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है तो उसकी वजह से जो वेरिकोस के अंदर सोजन आ जाती है। वो कहते हैं कि इसकी मेन वजह ये होती है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये वेरिकोसिल से यंग बॉयज़ के अंदर ही आए, ये उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर आ सकती है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैक्सिमम ये तकरीबन जो है ये वेरिकोसिल जी है वो हमारे लेफ्ट जो टेस्टिकल्स हैं उनकी वेन्स के अंदर आती हैं, जबकि राइट टेस्टिकल के अंदर बहुत कम देखने में आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये राइट वो टेस्टिकल की जो वेन्स है उसके अंदर वेरिकोसिल नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि कभी राइट साइड पे भी हो और लेफ्ट साइड पे भी हो, और कभी ऐसा होता है वो सिर्फ राइट साइड पे हो और लेफ्ट साइड पे ना हो। लेकिन ज़्यादातर केस जो हमें देखने में मिलते हैं वो ये होते हैं लेफ्ट साइड के वेरिकोसिल होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एलोपैथी जो है वो इसकी कोई एक रूट काज नहीं बताती ये कैसे होती है वेरिकोसिल, लेकिन तिब्बे कदीम वेरिकोसिल को एक सिम्टम और एक अलामत के तौर पे समझती है। वो कहते हैं ये बीमारी नहीं होती, बीमारी तो दरअसल कुछ और है। तिब्बे कदीम के मुताबिक बीमारी क्या है? तिब्बे कदीम की जो बेस है वो अखलाक के ऊपर है।
उनमें से 4 अखलात हैं, लेकिन उनमें से 3 अखलात सफरा, सौदा और बलगम जो है, जब इनमें से किसी एक की जो है उसके अंदर तवाज़ुन में खराबी पैदा हो जाती है तो बीमारी पैदा होती है। तो दोस्तों वेरिकोसिल जो है उसके बारे में तिब्बे कदीम ये कहती है कि ये खिलते सौदा के इम्बैलेंस हो जाने की वजह से होता है। और खिलते सौदा के इम्बैलेंस होने के क्या होता है, इंडाइजेशन होता है, लिवर डिसऑर्डर होता है, कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, आईबीएस का प्रॉब्लम हो सकता है और इंटेस्टाइनल जो है वो डिसऑर्डर हो सकता है। इन्हीं की वजह से जिस भी पेशेंट को वेरिकोसिल होगा उनमें इंडाइजेशन की लाजमी अलामात होंगी, किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी। तो दोस्तों जिस वक्त आप खिलते सौदा का तवाज़ुन बर्क नॉर्मल कर देते हैं तो वेरिकोसिल खुद ब खुद ठीक हो जाती है। यही वजह है कि तिब्बे कदीम वेरिकोसिल को एक अलामत के तौर पे लेती है, कहते हैं ये मर्ज नहीं है, मर्ज तो दरअसल खिलते सौदा की खराबी का नाम है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर अलामत क्या होती हैं। अलामत ये है कि शुरू में तो इसकी कोई अलामत हमें नजर ही नहीं आती, फिर जैसे ये तकलीफ आगे बढ़ती है तो उस वक्त जो है वो स्क्रूटम, जिसे हमने कहा था कि मनी जो है वो टेस्टिकल जो है उसकी जो बैग होते हैं उसके अंदर कोई थोड़ी सी सोजन आना शुरू हो जाती है। और जब ये आगे एडवांस हो जाती है तो फिर इसके अंदर गांठें भी नजर आती हैं और ये स्क्रूटम जो वो नीचे लटका हुआ भी नजर आता है। और वो ऐसे ही फील होते हैं जैसे बैग ऑफ वर्म्स होते हैं, यानी एक थैली जिसके अंदर कुछ कीड़े हों और उसमें अजीब सी किस्म की सेंसेशन होती है। वेरिकोसिल की एडवांस जो है प्रॉब्लम होती है, उसमें ये नजर आता है। अब इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसकी डायग्नोसिस या तशखीस के लिए एक तो फिजिकली जो है आप इसको तशखीस कर लें, कि इसे टटोल के देख लें कि ये इसमें कौन से स्टेज के ऊपर है, या फिर दूसरा ये है कि हम अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द स्क्रोटम करवाते हैं। और जब सब जो है अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उस वक्त वेरिकोसिल की हमें ग्रेडिंग मिलती है, ये कि ये जो वेरिकोसिल है ये इसका कौन सा ग्रेड है, यानी कौन से दर्जे का ये मर्ज है, फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में या फोर्थ ग्रेड में। आमतौर पर हमें ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड में के अंदर ही मिलती है। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो बिल्कुल हमें इसकी कोई सिम्टम नजर नहीं आती। सेकंड ग्रेड के अंदर जो है वो थोड़ी सी स्वेलिंग जो है स्क्रोटम की नालियों के अंदर हमें नजर आती है। बट फोर्थ स्टेज के अंदर ये होता है कि अच्छी खासी स्वेलिंग होती है, उसमें ये है कि आपको जो टेस्टिकल बैग है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं ये लटक जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम ये देखते हैं इसमें मजीद पेशेंट क्या करते हैं, उसको टेस्टिकल्स के अंदर पेन होती है। अब इसकी एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जिन लोगों को वेरिकोसिल होते हैं उनके प्रॉब्लम ये होता है कि जब वेरिकोसिल है ब्लड सप्लाई जो है वो तो प्रॉपर हो रही है, लेकिन ब्लड फ्लो जो है जो कि बैक जाना चाहिए मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं जाता। और वहां पर जो है वो प्रॉब्लम ये होती है कि वेरिकोसिल यानी वहां उन वेन्स के अंदर जब स्वेलिंग होती है तो उसकी वजह से टेस्टिकल्स के जो अफाल हैं वो उसमें काफ़ी खराबी पैदा हो जाती है। आपको पता है कि टेस्टिकल्स के अंदर जो है हार्मोन्स मेल हार्मोन्स डेवलप होते हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इस वेरिकोसिल की वजह से वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो आपको पता है यही टेस्टोस्टेरोन जो है इन्हीं की वजह से टेस्टिकल जो है वो जो है वो स्पर्म पैदा करते हैं। तो मतलब ये है कि वेरिकोसिल जब होती है तो मरीज के अंदर एक तो जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और इस वजह से उसका मर्दाना कुव्वत जो है वो कम हो जाती है। सेकंड जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से उसके स्पर्म जो है वो या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, जब हम टेस्ट करवाते हैं सीमन का तो उसमें मिलते हैं एजोस्पर्मिया, या सेकंड में ये होता है कि उसमें ओलिगोस्पर्मिया होता है, यानी स्पर्म होते तो हैं लेकिन कम मिकदार में होते हैं। और फिर तीसरा ये भी होता है कि इस वेरिकोसिल की वजह से टेस्टिकल जो होते हैं उसमें जो है वो बिल्कुल सुकड़ जाते हैं, जिसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं और अपने साइज में छोटे हो जाते हैं। तो जब हम मरीज का ये अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो उस वक्त हमें ये चीज़ नज़र आती है, एक तो वेरिकोसिल नज़र आएगी, दूसरा ये है कि इसके अंदर टेस्टिकल जो है वो अंडर साइज नज़र आएंगे। आप इसके जो इलाज के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि तिब्बे कदीम वेरिकोसिल को जस्ट एक सिम्टम के तौर पे लेते हैं, वो इसको बीमारी नहीं समझती। तो सिम्टम जो है हम इसका इलाज तो कभी भी तिब्बे कदीम में नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो बड़ी हुई खिल्त है वो खिल्त जिसके तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा हो गया है, जैसे पहले मैं बताया हूं कि वो खिल्त सौदा है और खिल्त सौदा का तिब्बे कदीम ने जो मिजाज रखा है उसका मिजाज सर्द और खुश्क रखा है। और तिब्बे कदीम का असूल इलाज बिल जिद है, यानी वो सर्दी खुश्की का इलाज हमेशा गर्मी तरी से करती है।
तो अगर मरीज को हम ऐसी अद्वियात दें जिसका मिजाज गर्म तर हो और वही दवा मरीज को हम उसकी मर्ज के मुताबिक दें, तो दोस्तों ला महला मैं आपको बड़े श्योर कहता हूं कि अब गर्म तर मिजाज की जब हम दवाएं और ग़िज़ाएं मरीज को देते हैं तो वेरिकोसील की स्वेलिंग कम होती चली जाती है। मतलब यह है कि जिस वक्त हम पहले मरीज का जो स्क्रोटम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें वेरिकोसील का जो साइज होता है यानी वो डायलेट की होती हैं, वो फूली हुई होती हैं और अक्सर हम देखते हैं कि नॉर्मल जो साइज होता है वो 2.2 mm होता है, इस वेन का जो साइज होता है। लेकिन जब ये डायलेट कर जाती है तो समटाइम ये 4 mm से भी अबव चली जाती है। जब हम इस मरीज का इलाज करते हैं और इसको तिब्बे कदीम के असूल इलाज के मुताबिक हम इसको अद्वियात देते हैं, तो 1 माह के बाद जब आप दोबारा इस मरीज का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वेरिकोसील का जो साइज है, जो वेरिकोसील जो डायलेट हो रही थी अपने साइज में वो श्रिंक हो गई हैं और 3 महीने के अंदर अंदर उम्मीद ये की जाती है कि मरीज जो उसका वेरिकोसील का साइज है वो 2 mm तक नॉर्मल हो जाता है। जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो लाजमी तौर पर मरीज का जो उसके टेस्टिकल जो है वो जो हाइपरट्रॉफी हो रही थी, वो जो छोटे होते टेस्टिकल ये भी नॉर्मल हो जाते हैं। जबकि एलोपैथी में ये कहा जाता है कि टेस्टिकल अगर साइज में छोटे हो तो इसका इलाज नहीं है, लेकिन तिब्बे कदीम ये दावा भी करती है और प्रैक्टिकल करके बताती भी है कि जिनके टेस्टिकल छोटे हो गए उनका इलाज किया जा सकता है। इसमें यह वेरिकोस का जहाँ साइज नॉर्मल होता है वहां पर जब इस मरीज का सीमन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक्टिव स्पर्म जो है वो उसकी मिकदार भी बढ़ जाती है, यानी ओलिगोस्पर्मिया खत्म हो जाता है। इवन के एजोस्पर्मिया जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है वो भी इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक बड़ा सादा सा नुस्खा आपके सामने बता रहा हूँ और ये नुस्खा मैंने कई दहाइयों से इस्तेमाल करा और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कामयाब इलाज है। नुस्खा आप नोट फरमा लीजिए। इसमें काली मिर्च 10 ग्राम है, नुशादर 25 ग्राम है, सुंड 50 ग्राम है और सना मक्खी 80 ग्राम है। इन सब चीज़ों को अलग अलग पाउडर कर लीजिएगा और पाउडर करने के बाद इनको मिक्स कीजिए और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने के आधा घंटे के बाद पानी के साथ दीजिए। और मरीज को खाने के अंदर जो परहेज करवाना है वो सख्ती से ये चीज़ें बंद कर देनी है। चावल है, चने हैं, बड़ा गोश्त है, बोतल है, खट्टी चीज़ें हैं, तली चीज़ें हैं, तेज मिर्ची मसाला है, यानी ऐसी ग़िज़ाएं जिससे सौदा बढ़ता हो उसको बंद कर दिया जाए। ऐसी ग़िज़ाएं दी जाए जिसमें गर्मी और तरी यानी हरारत और रतूबत पैदा हो रही हो, ऐसी ग़िज़ाएं दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील बगैर सर्जरी के ठीक हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कीजिए। हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।